अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 7वां दिन है और पूरी विश्व में इससे हलचल मची हुई है। ये युद्ध केवल अब 3 देशों का सीमित नहीं है, इससे पूरी गल्फ रीजन में ये इसका प्रभाव दिख रहा है। ईरान लगातार सभी खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है, वो चाहे बहरीन हो, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, हर जगह उसकी मिसाइलें जो हैं वो कहर बरपा रही हैं। इसी बीच में अब तेल और गैस को लेकर एक वैश्विक संकट मंडराने लगा कि भारत के साथ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस युद्ध में हमारे लिए क्या बड़े टास्क है। एक दूसरी खबर जो बड़ी अपडेट ये आई है कि अमेरिका ने साफ कहा है कि 1 महीने तक भारत जो है वो रूस से क्रूड ऑयल खरीद सकता है, ले सकता है, और ये खुद अमेरिका ने बाकायदे इसका ऑफिशियल बयान जारी किया है। तो इसका क्या मकसद है कि क्या ये युद्ध जो है अभी बहुत लंबा खिंचने जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा और गैस का संकट बड़ा मंडराने वाला। हालांकि अभी जो देश भर में स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर्याप्त अभी हमारे पास में तेल गैस है। तो जिस तरह की अफवाहें सबसे पहले हम आपको बता दें जो फैलाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार है कि पेट्रोल पंप में लाइन लग रही है और गैस एजेंसी उसमें लाइन लग रही है कि तेल और गैस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने इसकी पुख्ता व्यवस्था वहां पर कर रखी। इसी के साथ अमेरिका ने रूस से तेल लेने की यहां पर इजाजत दी है। उसने कहा है कि भारत जो बिना शर्त रशिया से तेल खरीद सकता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिल प्रकाश जी यहाँ पर हैं। बिजनेस के लिहाज से और भारत को लेकर पूरी जो स्थितियां बन रही हैं, आज हम इस एक्सप्लेनर में इनसे समझेंगे कि ये रशिया ने दिल जी जो तेल हम खरीद सकते हैं रशिया से, अमेरिका ने अभी ये ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके क्या प्रभाव है, क्या सोच के ये ऑर्डर दिए गए हैं और क्या लगता है कि ये युद्ध अभी लंबा खिंचेगा? जी, जैसे कि आ रहा है कि भाई खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध कम से कम 4 हफ्ते तक खींचेगा। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है और जिस तरह से ईरान ने प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे लगता है कि ईरान हाल फिलहाल हार मानने वाला नहीं है। तो अब देखिए 28 फरवरी से जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से कच्चे तेल की कीमत 20% उछल चुकी है। इससे चूंकि भारत का आधा तेल हॉर्मुज की खाड़ी से आता है और दुनिया की भी 20% सप्लाई हॉर्मुज की खाड़ी से होती है। ईरान, इराक, यूएई और कतर, तमाम जो खाड़ी के देश हैं उनका पूरा जो तेल और गैस है वो हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरती है। इसीलिए दुनिया में ये बवाल मचा हुआ है और कच्चे तेल की कीमत में तेजी आई हुई है। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उस पे ईरान क्या कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं निकलने नहीं देंगे, कोई भी शिप नहीं निकल पाएगा यहाँ से? देखिए कल उनका एक बयान था जो उनकी कल बयान ये था कि यूरोप, इजराइल और अमेरिका को छोड़ के बाकी जितने देश हैं उनके टैंकर्स यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ जो ट्रैफिक है वो 92% गिर चुका है। तमाम दुनिया के देशों के टैंकर वहाँ फंसे हुए हैं। साउथ कोरिया का कल बयान था कि उनके 7 जो टैंकर हैं वहाँ फंसे हुए हैं। इसी तरह चीन और भारत भी बड़ी मात्रा में वहाँ से तेल मंगाते हैं, उनके टैंकर वहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट है क्योंकि सभी देशों के लगभग ऑयल टैंकर वहां पर फंसे हुए हैं। और वो अब आपने जैसे बताया कि बयान आ रहा है कि भाई हम केवल अब अमेरिका, यूरोप और इजराइल की जो टैंकर्स हैं उनको रोकेंगे। तो ये कोई, मुझे लगता है कि मान लीजिए कि वहां पर 300-400 शिप्स की लाइन लगी है तो उसके बीच में दिल जी सारे होते होंगे सभी देशों के, कि कुछ नियम होता है कि ये पहले आपके निकलेंगे ऐसे? देखिए वो जो हॉर्मुज की खाड़ी है वो 33 किलोमीटर चौड़ी और 167 किलोमीटर लंबी खाड़ी है। तो उसमें एक साथ इतने जहाज तो निकल नहीं सकते हैं। कुछ सीमित संख्या में जहाज निकल रहे हैं। अब मैंने 92% कहा है तो उसमें से कुछ जहाज निकल रहे हैं, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहां से जो टैंकर्स हैं उनकी आवाजाही ठप पड़ी हुई। अब डर है कि कहीं उसका मिसाइल अटैक ना हो जाए। मिसाइल अटैक ना हो जाए, कोई भी भाई जान जोखिम में कोई भी नहीं डालना चाहता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो हिंदुस्तान को लेकर जो 30 दिन का ये ग्रांट यहाँ पर दिया गया है यूएस की ओर से, ये क्या मैसेज था आज? देखिए जब आपको याद होगा कि यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो भारत और चीन ने रूस से तेल की खरीदारी की थी और रूस देखते ही देखते भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया था। आज के दिन में भी रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है।
हालांकि फरवरी के आंकड़े बताते हैं कि वहाँ से जो हमारी खरीद है वो घट गई है, अब 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है। और इस दौरान भारत ने सऊदी अरब से अपनी खरीद बढ़ाई थी, 30% उसमें जंप आया था। तो जो रूस और सऊदी अरब के बीच जो गैप था बहुत बड़ा, वो बहुत नैरो रह गया, अब कुछ लाख का ही उसमें अंतर रह गया है। अब भी भारत रूस जो है भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, और चूंकि ये अमेरिका ने जो 30 दिन का वेवर दिया है, तो इससे भारत को काफ़ी राहत मिलेगी। तो क्या ये अच्छा, इसका जो रशिया से ऑयल के क्या जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो हमको रशिया से मिलते हैं, पहले ये था कि हम रशिया से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको फायदा होता है, डिस्काउंट मिलता है, तो क्या वो डिस्काउंट अभी भी बरकरार रहेगा? नहीं, अभी चूंकि रॉयटर्स की एक खबर में देख रहा था कि जो रूस का जो तेल है वो अब हमको 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल के प्रीमियम पे मिल रहा है। 28 फरवरी से पहले ये 13 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट पे मिल रहा था, और कुछ भारतीय कंपनियों ने खरीद की भी थी उसमें, जैसे HPCL ने 2 बड़े कार्गो खरीदे थे उस रेट पे। लेकिन आज के दिन ये 5 डॉलर के प्रीमियम पे मिल रहा है, मतलब 5 रुपए और महंगा, 5 डॉलर हाँ प्रति बैरल का उसमें प्रीमियम है। अच्छा, तो क्या इसका इम्पैक्ट यहाँ पर तेल और उसके में पड़ेगा, जो पेट्रोल डीजल में पड़ेगा? नहीं, फिलहाल तो उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने आपको याद होगा कि 3 साल से दाम बढ़ाए नहीं है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी भी या घटी भी, तो उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अब्जॉर्ब कर लिया, उस हिसाब से उसमें कोई बदलाव, ग्राहकों पे कोई बोझ पड़ा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका इमीडिएट कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और पेट्रोल और डीजल के दाम कोई हाल फिलहाल में बढ़ने वाले नहीं है। और दिल जी, अगर ये युद्ध आगे और खिंचता है, जिस तरह के हालात लग रहे हैं, ईरान लगातार एग्रेसिव मोड पर युद्ध लड़ रहा है, उसने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। इसके अलावा 4 दिन पहले 1 तारीख को खबर आई थी कि उसने अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल अटैक किया, जिसका हालांकि सेंट्रल कमांड ने इसका खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो युद्ध जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई अभी तक सीज फायर की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में हमारे पास कितने दिन का क्या रिजर्व है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पे गलत तरीके से मैसेज यहाँ भेजे जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर एक रकस क्रिएट किया जा रहा है कि भाई भारत के ऊपर भी ये संकट मंडराएगा, भारत पर तेल की मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या ये इस स्थिति को आप थोड़ा सा साफ कर दे? नहीं, सरकार की तरफ से कल बयान आया था, सरकार ने कहा कि पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। और चूंकि गैस को लेकर थोड़ा रहता है, क्योंकि गैस जितना हमारा ऑयल रिजर्व है उतना गैस का नहीं है, 12 दिन का ही रिजर्व रहता है। तो चूंकि कतर ने सप्लाई बंद कर दी है, तो भारत सरकार कल बयान जो आया था उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ से गैस की सप्लाई हो जाए। तो ऐसा पैनिक जैसी कोई स्थिति है नहीं फिलहाल। तो अभी तक हमारे पास कितना भंडार है गैस का और क्रूड और इसका पेट्रोल डीजल का? देखिए, पेट्रोल डीजल का हमारे पास 21 दिन का भंडार है जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, और क्रूड का 18 दिन का भंडार है, और गैस का 12 दिन का भंडार हमारे पास है। ये हमारे पास सिक्योर रहता है। अच्छा, किस स्थिति में सरकार को ये लगता है कि अब पैनिक स्थिति है, जब ये रिजर्व और घटे और घट जाए और सप्लाई ना हो तो? नहीं, सरकार ऐसी स्थिति आने नहीं देगी, क्योंकि हमारा जो ऑयल बास्केट है वो हमने कई देशों से हम तेल खरीदते हैं, एक जगह से सप्लाई बंद होगी तो दूसरी जगह से खरीद लेंगे, भले ही थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिक जैसी कोई स्थिति अभी है नहीं। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि ये युद्ध में पूरी वैश्विक विश्व में किस तरह से बिजनेस को लेकर सवाल है। अब ये ऑयल और गैस से थोड़ा सा हटके कि कितना नुकसान यहाँ पर बिजनेस को, व्यापार को, मार्केट को, इससे कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, इसका अंदाज़ा लगाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि तेल जो है बहुत बड़ी कमोडिटी है, और उससे बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चलती हैं। इसके अलावा भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, भारत का चावल अटका हुआ है, साथ में जो उर्वरक और वो जो विदेशों से आता है वो भी अटका हुआ है, जहाँ तहाँ आपके बंदरगाहों पे जहाज अटके हुए हैं। तो इससे ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी पे ये फ़र्क पड़ेगा, और इजराइल और ईरान के बीच में, अमेरिका के बीच में जो जंग जैसी हालात है, उसमें हम दिल जी इसको एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरह से हमारे पास अभी इतना स्टोर अभी मौजूदा इस डेट में है।
लेकिन इसके अलावा रसिया से तेल खरीदना जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम 1 महीने का उधर रसिया से तेल और ऑयल अपना भंडारण बढ़ा सकते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की पैनिक होने वाली सिचुएशन वहां पर क्रिएट ना हो। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि भारत सरकार ने बार बार इस बात को बोला है और लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि इससे किसी भी तरह की घबराने की, पैनिक होने वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। सरकार के पास में पर्याप्त इसका इंतजामात है। हमारी जो तेल लेने की पॉलिसी है, इसीलिए वो किसी देश पर सेंट्रल हम होके ऑयल या गैस पर डिपेंड नहीं है। हम कई देशों से ऑयल और गैस अपने वहाँ पर खरीदते हैं। रशिया के अलावा कोई और ऑप्शन दिल जी? अभी तो रूसी सबसे बड़ा ऑप्शन है, साथ में अमेरिका भी है। अमेरिका ने भी, हाँ, अमेरिका ने तेल और गैस का उत्पादन अमेरिका में रिकॉर्ड पे पहुंच चुका है। हाँ, तो अमेरिका ने तो ऑफर दिया ही है। अच्छा, अमेरिका से भी? अमेरिका से भी आप तेल और गैस की खरीद कर सकते हैं। तो उसमें ये हॉर्मुज स्ट्रेट तो कहीं नहीं, उसमें नहीं है। हालांकि वो थोड़ा उसमें कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपका लंबा रूट हो जाएगा। तो अभी मैं एक खबर पढ़ा था कि चीन, जो अमेरिका के कोस्ट से अगर आप तेल मंगाते हैं और चीन के कोस्ट तक, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है। तो जो टैंकर का किराया है वो बहुत बढ़ चुका है, तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आपूर्ति होगी। आपूर्ति होगी, वही है कि हाँ, महंगा पड़ेगा लेकिन आपूर्ति होगी। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर ये किल्लत जो है ये तेल और गैस की नहीं होने वाली। और इसके बीच में अमेरिका ने जो ये 1 महीने का यहाँ वेवर दिया, इससे और भी ज़्यादा स्थिति ये है कि भारत रशिया से इतना तेल खरीद सकता है, रिजर्व कर सकता है, क्योंकि जो जंग है, ये जंग जो है वो फिलहाल अभी भी खत्म होने की आसपास फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ना कोई सीज फायर के लिए इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह से ये उम्मीद कोई जग रही है कि भाई हाँ, ये बातचीत के टेबल पर आएगा, क्योंकि ईरान ने हर तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है। उसने कहा कि हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। वो लगातार अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूएई को पहुंचाया जा रहा है। जो एक रिकॉर्ड देख रहे हैं, जब से वॉर ये शुरू हुई है, 800 से ज़्यादा मिसाइलें जो हैं वो अकेले यूएई में मारी गई है। इसके अलावा यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है, थर्ड एयर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है, बहरीन में एयर को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा अजरबैजान की खबरें आई थी, अजरबैजान में भी जो है ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। तो ये ईरान जो है वो अब हर तरीके से इस युद्ध को किसी भी तरह लंबा खींचने के लिए लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है दिल जी, ये हम लोग अपनी चर्चा को यहीं भी समाप्त करेंगे। ये इस आखिरी आपसे कि जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ था, क्या अमेरिका ने सोचा होगा कि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट इस वॉर का? ये तो शुरुआत से ईरान लगातार ये इस बात को कह रहा था कि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो ये केवल 3 देशों तक या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तो ये बात तो सही साबित हो गई कि उसने पूरे खाड़ी देशों को निशाना बनाया। लेकिन मैं अमेरिका को लेकर ये सवाल है कि क्या अमेरिका को, यूएस को जिस समय ये अटैक हुआ तो उसको ये एक्सपेक्टेशन रही होगी कि इतना नुकसान मुझे हो जाएगा? देखिए, अमेरिका ने तो कभी नहीं सोचा होगा ये, क्योंकि अफगानिस्तान में जब उन्होंने शुरू किया था तो 20 साल तक वो लड़ाई चली थी और आखिर अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा था। मतलब कल ही एक खबर थी कि उसमें उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको झोंकना पड़ा और हासिल कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने, जैसे वेनेजुएला में हुआ था उस केस में, तो उन्होंने रातों रात उठा लिया था। लेकिन यहाँ अमेरिका, मुझे लगता है कि फंसने जा रहा है लंबे समय तक। अगर ये लंबा फंसता है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। पूरी दुनिया प्रभावित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिल प्रकाश यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।